कि उनके चुने हुए उम्मीदवारों को वोट दिए जा सकें। और उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार इमरान खान साहब ने गलत अंदाज से कल अपने कौम से खिताब में किया। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ करते कि इलेक्शन कमीशन ने आईन पाकिस्तान का साथ दिया, और जब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से उनका मौक़िफ़ सीक्रेट बैलेट के हवाले से पूछा, तो इलेक्शन कमीशन ने वो मौक़िफ़ जो कि आइन के आर्टिकल 226 में दर्ज है, वो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान किया। और वक्त ने साबित किया कि वो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला यही किया कि सेनेट के इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के तहत होने की ज़रूरत है। बजाय इसके वज़ीर आज़म जो कि मादी में रूल ऑफ लॉ के कसीदे पढ़ते थे और आवाम को वादा करते थे कि मैं आऊँगा तो कानून की हुक्मरानी होगी, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, बजाय इसके इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्लीमेंट करते कि आप आइन के साथ खड़े हुए। कल वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो बातें की वो गैर मुनासिब थी, और मैं समझता हूँ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में आती हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, उसकी शिक नंबर 10 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट के इख्तियारात देती है, हाई कोर्ट के इख्तियारात देती है। और शिक नंबर 10 इस बात को कैटेगोरिकली दर्ज करती है कि जो शख्स इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगा, उसकी परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है। मैं समझता हूँ कल वज़ीर आज़म का बयान फैक्चुअली गलत था, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में फरमाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मौका दिया कि आप ओपन बैलेट की तरफ जा सकते हैं, तो वो क्यों ओपन बैलेट की तरफ नहीं गए। मैं वज़ीर आज़म साहब को बताना चाहूँगा कि आपको गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अपना आइनी मौक़िफ़ मांगा था, और वो आइनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट के तहत इंतखाबात होने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा था कि आप ओपन बैलेट कर लें, लेकिन वज़ीर आज़म को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और कल मैं समझता हूँ जो वज़ीर आज़म के आसपास लोग पिछले 2.5 साल में बार बार उनसे गलतियाँ करवा रहे हैं, शायद उन लोगों ने एक और गलती वज़ीर आज़म से करवाई, जब वज़ीर आज़म ने ये हद तक आमेज़ कंटेम्पचुअस बात इलेक्शन कमीशन के बारे में की। मैं समझता हूँ कल वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट शिक नंबर 10 इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है, जो कि कैटेगोरिकली ये कहता है कि आप कोर्ट के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो गैर मुनासिब हो, जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करे। और कल का वज़ीर आज़म का बयान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। उसने इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की बात करते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने की ज़रूरत है।
इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक बड़ी बहादुरी और बड़ी जुर्रत के साथ आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, अपनी आईनी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हुई है, उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इस्तेहकाक को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्ट करने के लिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शंस एक्ट 2017 सेक्शन 10 रेड विद आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कार्रवाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बातें जो उन्होंने की हैं वो कंटेम्पचुअस हैं, वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं और एक आईनी इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली कोशिश की है। और ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह माजी में अपने दायरे कार को प्रोटेक्ट किया है, उसको इन्फोर्स किया है, ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस स्टेटमेंट का नोटिस ले और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट की जाए। दूसरी बात, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईने पाकिस्तान में 2 प्रोविजन हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक प्रोविजन है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7, जिसके तहत सदर मुमलिकत को, ये जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है कि जब सदर मुमलिकत सेटिस्फाइड हो कि वज़ीर आज़म हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की उनको कह सकते हैं। मैंने जो समनिंग ऑर्डर देखा है कौमी असेंबली के कल के इजलास का, उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आर्टिकल 91(7) के तहत। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है सदर मुमलिकत की जानिब से कि सदर मुमलिकत खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास अब शायद कौमी असेंबली की मेजॉरिटी हासिल नहीं है। ये जो बार बार पीटीआई के लोग कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म खुद ये फैसला कर रहे हैं, कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ, मैं आर्टिकल 91 आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहता है कि सदर मुमलिकत को ये तयन करना है। और जो कल का मैंने नोटिफिकेशन देखा है उसमें लिखा है सदर मुमलिकत ने कि आर्टिकल 91(7) के तहत वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, यानी कि इवन सदर मुमलिकत इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अब मेजॉरिटी कौमी असेंबली में नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। अनलेस द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case the President shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly। तो मेरे भाइयों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बार बार ये जो पीटीआई वाले हर चीज़ में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, ये वज़ीर आज़म के दायरे कार में नहीं आता। ये चीज़ ये आईनी एतबार से सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सदर मुमलिकत ये इख्तियार अपनी दानिश में इस्तेमाल करता है। जब सदर मुमलिकत सेटिस्फाइड हो, मुतमईन हो इस बात पे, कन्विंस्ड हो इस बात पे कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सदर मुमलिकत ये फैसला करता है कि वज़ीर आज़म जाइए आप और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। ये वज़ीर आज़म फैसला नहीं करता। ये जो बार बार पीटीआई के तर्जमान आके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद फैसला किया है, ये असेंबली का इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नहीं बुलाया जाता। ये इजलास सदर मुमलिकत खुद बुलाता है। ये सदर मुमलिकत का फैसला है और इस फैसले में नज़र आ रहा है कि सदर मुमलिकत ने 91(7) में अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस बात का तयन किया है कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है।
दूसरी जो इख्तियार है वो ऑपोजिशन के पास है कि ऑपोजिशन दरख्वास्त कर सकती है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर, एक रेजोल्यूशन मूव कर सकती है 20% मेंबरशिप शो करके, और अगर ऑपोजिशन कामयाब हो तो वज़ीर आज़म को घर जाने की ज़रूरत है। तो अभी ऑपोजिशन ने वो करारदाद मूव नहीं की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है ये सदर मुमलिकत ने बुलाया है, और ये इजलास सदर मुमलिकत ना हुकूमत की ईमा पर बुलाते हैं ना ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पर बुलाते हैं। ये सदर मुमलिकत अपनी दानिश में फ़ैसला करते हैं, और वो सदर मुमलिकत ने फ़ैसला किया है जब उन्होंने देखा, जब उनको महसूस हुआ, जब वो कन्विंस्ड हुए कि इमरान खान साहब के पास शायद अब मेजॉरिटी नहीं है, और इसलिए ये इजलास कल का बुलाया गया। अब देखें किस तरीके से सीक्रेट बैलेट में तो ये साबित हो गया कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब ओपन बैलेट के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, डराने धमकाने के ज़रिए वज़ीर आज़म अपनी मेजॉरिटी साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली ने फैसला कर लिया है 3 मार्च को कि इमरान खान साहब के पास अब वो नंबर्स नहीं हैं वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान रहने के। ये बता दें एक तरफ वफाकी वज़रा खासतौर पर शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि कल अगर एतमाद का वोट हासिल कर लिया इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के हवाले से, तो दोबारा 6 महीने के बाद ही अपोजिशन को ये मौका मिलेगा कि वो तहरीक अदम एतमाद या जो है ना वो पेश करने का उनको मौका मिलेगा। इस हद तक कानूनी तौर पर ये बात दुरुस्त है कि 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। देखिए, जिस आइन का मैंने मुताला किया है, जिस आर्टिकल 91(7) का मैंने मुताला किया है या आर्टिकल 95 का मैंने मुताला किया है, उसमें 6 महीने की कोई रिक्वायरमेंट मुझे नज़र नहीं आती, कोई रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आती। तो मुझे नहीं पता कि शेख रशीद साहब ने किस बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है। शायद 18वीं तरमीम से पहले जिस ज़माने में वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता था, वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शायद उस ज़माने में इस तरह की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अभी जो मौजूदा आर्टिकल 91(7) की हालत है या आर्टिकल 95 की हालत है, उसके अंदर कोई इस तरह की मुझे रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आती। अगर शेख रशीद साहब ने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखा है जो उनके पास मौजूद है वो पब्लिक के साथ शेयर कर लें। लेकिन 91(7) मैंने पढ़ा है उसके अंदर इस तरह की बात कोई लिखी भी नहीं है। ये करके मैं आपको बताऊँ। सरकार के पास मेजॉरिटी है, एक तरह से खुद आईनी तरीके से सदर ने अपने यानी वजीर आज़म पर एक तरह से खुद अदम एतमाद का शुरू। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की, और मैं यही वादे करना चाह रहा था कि जो बार बार पीटीआई के तर्जुमान कह रहे हैं कि वजीर आज़म इतना अजीम आदमी है कि उसने कहा मैं खुद अवाम के पास जा रहा हूँ, नहीं, वजीर आज़म के पास ये कोई इख्तियार, और सदर मुमलिकत वो इख्तियार तब इस्तेमाल करता है जब वो अपनी दानिश में ये फैसला करे कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं समझता हूँ सदर मुमलिकत के साथ भी जो पिछले 6 माह में बड़ी परेशानी हुई है कि पहले एक मौजूद जज के ख़िलाफ़ इस हुकूमत ने रेफरेंस दायर कराया और वो देखा कि पसपाई का सामना करना पड़ा, फिर इलेक्शंस के हवाले से दूसरा रेफरेंस फाइल करा के पसपाई का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ सदर मुमलिकत भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं कि ये हुकूमत आईनी एतबार से समझ नहीं आता उनको कि किस तरीके से काम करें। और मैं समझता हूँ इसलिए सदर मुमलिकत ने अपने दानिश में ये फ़ैसला किया है उनसे कॉन्फिडेंस लेने का। और ये जो आपने कहा कि पीटीआई के सदर मुमलिकत पीटीआई के नहीं होते, किसी सियासी जमात के नहीं होते, कोई गवर्नर किसी सियासी जमात का नहीं होता, ये वो ओहदे हैं जो रियासत के होते हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान का सदर है, गवर्नर सूबे का गवर्नर होता है, तो किसी सियासी जमात से इन लोगों का ताल्लुक़ नहीं होता। मैं समझता हूँ खुशाइन बात है कि सदर मुमलिकत ने ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि शायद वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा है। मैं वादे करना चाहूँगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म कोई नहीं होता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने वाला,
ये सदर मुमलिकत उनको कायल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब नज़र ऐसा आ रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप अपनी मेजॉरिटी को साबित करें। ये करके ये करके ना। अच्छा, अपोजिशन इस एतमाद के वोट के बाद अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है आईनी तौर पर इसके बाद? मैंने आपको बताया कि आईने पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन ज़ाहिरी एतबार से नज़र नहीं आती। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 आप पढ़ लीजिए, आर्टिकल 95 आप पढ़ लीजिए, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ जो ऑपोजिशन का आईनी तरीक़ेकार उसके पास अवेलेबल है, जो आईनी ऑप्शन है, वो ऑपोजिशन इस्तेमाल करने के ऊपर हक बजाने पे होगी और इंशाल्लाह उसको आईनी एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा। करके बताओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि अदम एतमाद वाला जो मामला है उस इजलास में शिरकत करेगी? और सेनेट के हवाले से क्या आपको ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपने यूसुफ रज़ा गिलनी ने शिकस्त दी सेनेट में, जिस तरह पहले संजनानी वाला फार्मूला नाकाम हुआ, एक दफ़ा फिर आप नाकामी का सामना करना पड़ेगा? अच्छा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल अदम एतमाद नहीं है, कल एतमाद है। अदम एतमाद की दरख्वास्त जब हम मूव करेंगे, हम अपने नंबर्स को प्रूव करेंगे। अभी तो सदर ने, आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पास नंबर्स हैं टू कमांड द मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असेंबली। तो इस वक्त ओनस जो है वो हुकूमत के पास है, ओनस जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो अपनी मेजॉरिटी को साबित करें। एक बार वज़ीर आज़म अपनी मेजॉरिटी को साबित कर लें, फिर हमारे पास आर्टिकल 95 के तहत पूरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किस तरीके से अपने आईनी ऑप्शन का इख्तियार करें। दो अराकीन तो सरेआम उन्होंने आपको वोट दिया, 2 अराकीन पीटीआई के, जबकि 5 ने खुफिया रायशुमारी के जरिए आपकी सपोर्ट की। तो ये 7 का तो करिश्मा था, जबकि वज़ीर आला साहब ने तो ये भी बोल दिया कि अगर अपोजिशन अराकीन को होटल्स में नहीं रखती तो शायद 10 सेनेटर पीपल्स पार्टी के मुंतखब होंगे। अच्छा देखिए, इसी के साथ है कि वज़ीर आज़म का सिर्फ बयान जो है वो तौहीन अदालत है, और यहाँ 7 को क्या चमत्कार क्या कहेंगे, क्या मंडी लगी, ये आइन के ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है। ज़ाहिरी एतबार से जो मीडिया पर ख़बरें आई हैं वो शहरियार आफरीदी साहब का ताल्लुक़ किसी ऑपोजिशन जमात से नहीं है, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। और उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनका वोट शायद ज़ाया हो गया। इसी तरह की बातें मीडिया पे कुछ और वज़रा के बारे में चल रही हैं, इवन वज़ीर आज़म के हवाले से चल रही हैं कि शायद वो सही तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये बड़ा वो कहते हैं ना सुथरा काम उतारा गया है हुकूमत के अंदर से उनकी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़। अगर वज़ीर आज़म सही तरीके से वोट ना दे पाए तो इसका ब्लेम आप अपोजिशन को किस तरीके से दे सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की, आईन पाकिस्तान आर्टिकल 63A में 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किसी मुअज़्ज़िज़ असेंबली के मेंबर के ऊपर कि वो अपने पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला का इंतखाब हो, फाइनेंस एक्ट हो यानी कि बजट पास करना हो, और तीसरा कोई आईनी तरमीम हो। सेनेट का इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के ज़िम्मे में नहीं आता, यानी कि जो लोग आइन बनाने वाले थे उन्होंने हर मुअज़्ज़िज़ असेंबली के मेंबर को ये पूरा हक़ दिया कि आप अपना हक़ राय दही अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई MPA, कोई MNA अपनी पार्टी के उम्मीदवार से मुत्तफ़िक़ नहीं है, अगर कोई MNA MPA समझता है कि हमारा उम्मीदवार ठीक नहीं है, तो उसको पूरा हक़ हासिल है कि वो अपने हिसाब से अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर सके। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, आप लोग ख़ुद इसको चेक करें कि आयद किए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानूनी चाराजोई स्टार्ट करे, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनके वज़रा के ख़िलाफ़। ये करके लगाई जा रही है। सबसे पहले लेटर निकाला कि जो मुलाजिम है वो देखिए, जो हुकूमत के इंस्ट्रक्शन होते हैं, रियासत के उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये सरकार ने, ये हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स के मफाद में दिए हैं। तो बेहतर फ़ैसला था, ये ऐसा फ़ैसला था ताकि हेल्थ वर्कर्स का जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो फौरी तौर पर बाकी जो अशख़ास हैं, जो आम शहरी हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। तो एक अच्छा फ़ैसला था और मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया।